मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट, यूपी की 2 और ओडिशा, मेघालय की एक विधानसभा सीटों पर 10 मई को ही उपचुनाव होना है। कर्नाटक चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने पर खास ध्यान है। इसे लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति चुनाव आयोग ने साफ किया है। कर्नाटक में इस बार 9.17 लाख तो बिगुल बज गया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष असेंबली इलेक्शंस the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of count. ऐसे में संभावना इसी बात की थी कि एक ही चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग के लिए भी जो वहां पर चुनाव कर्मी लगते हैं और एक तरह से सहूलियत होगी। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों की तरफ से भी ये सहमति जताई गई थी। जब बैठक हुई थी कर्नाटक दौरे के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ, तब राजनीतिक दलों ने भी कहा था कि एक चरण में चुनाव कराना ठीक रहेगा। और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो उत्तर पूर्व की अगर रहती हैं, अब वहाँ सुरक्षा की चिंताएं ज़्यादा हैं। ऐसे में हमने देखा कि वहाँ अलग अलग तरह से फैसला लिया गया चरणों के लिहाज से। 2 चरण में भी चुनाव हुए कुछ जगह पर, लेकिन कर्नाटक में आप देखें तो एक चरण में चुनाव कर लिया गया फैसला है। पिछले 5 साल पहले भी जब चुनाव हुए थे तब एक चरण में चुनाव हुआ था और इस बार भी एक चरण में चुनाव का ऐलान किया गया है। राजनीतिक दलों की भी ये इच्छा थी, सहमति थी कि एक चरण में ही चुनाव कराया जाए और कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि कोई दूसरे राज्य का चुनाव साथ नहीं हो रहा है, कुछ उपचुनाव जरूर हो रहे हैं। तो ऐसे में कोई चुनाव कर्मियों की आवाजाही कोई उसमें कोई समस्या उसमें दिख नहीं रही थी। और भौगोलिक परिस्थितियां भी अनुकूल हैं उस लिहाज से देखें कि उतनी कोई चुनौती नहीं है जैसे उत्तर पूर्व में रहती है। तो ऐसे में एक चरण में चुनाव कराने का फैसला किया गया, जो जिसकी संभावना भी जताई जा रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जी बने रहिएगा हमारे। जिस तरह से कि बिगुल बज गया, अपने अपने मुद्दे हैं आयशा, लेकिन कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी तरफ से जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो राजनीति शुरू की है और कहा है कि 200 यूनिट पावर फ्री दिया जाएगा, फिर 2000 रुपये महिलाओं को हर घर में दिया जाएगा। और जो खिलाफ बीजेपी ने से एक गेम चेंजर रहता है और एक लास्ट प्लेयर माना जा सकता है हमेशा। तो जेडीएस ने भी एक यात्रा शुरू की थी पूरे राज्य में, पंचरत्न यात्रा, जो देवेगौड़ा परिवार के उनके पुत्र और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ उन्होंने एक आलिशान रोड शो भी किया था। तो उम्मीदवार। शुक्रिया आयशा और शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब लेकिन कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल चुप है। 1 हफ्ते के बाद भी किसी भी कोर्ट में अभी तक अपील नहीं डाली गई है। ये बात हैरत करती है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी की मदद करने कांग्रेस के काबिल वकील अब तक आगे क्यों नहीं आए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर का सवाल है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर पार्टी और विपक्षी दलों में कोई साजिश। उसने भ्रष्टाचारियों चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। आज भ्रष्टाचार दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है भ्रष्टाचार संसद में अपनी होनी चाहिए। और इस कानूनी लड़ाई में देखिए पॉलिटिकल फोरम में इस लड़ाई को नहीं बनाया। वो ना कहीं धरना प्रदर्शन किए, ना कभी ब्लैक गाउन पहने, और ना कभी ये ट्विटर अकाउंट से और इस बात से ये शुरू किए कैंपेन कि मैं डरा नहीं हूं। तो ये सारी चीजें जो नैरेटिव है उसी नैरेटिव के राहुल गांधी के विरुद्ध कोई अभियान चला रखा हो या राहुल गांधी को इस प्रकार से गाइड कर रहा हो कि राहुल गांधी जो है अपने संसद सदस्यता गंवाने के बाद वो अपील ना करे। देखिए, ये बीजेपी का शुरू से नैरेटिव रहा है, चाहे वो पप्पू एक उपनाम राहुल गांधी का एक सोशल मीडिया में या एक कहा जाता है कि राहुल गांधी पॉलिटिकली पप्पू हैं या ये हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी का जो एक नैरेटिव है कि जो उनके सबसे अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं उनको पॉलिटिकली सोशली डिस्क्रेडिट कर दें, यह एक जनता में मैसेज दे कि ये पॉलिटिकली अनमैच्योर्ड है। और आप देखिए अनुराग ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेता
वरिष्ठ मंत्री ये एक कहीं न कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि जी। देखिए कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के विरुद्ध ही कोई ऐसा खेमा है जो राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को खत्म करना चाहता है। ये एक मैं समझता हूं एक बीजेपी का आपके पास लौटता हूं। और ये नैरेटिव कहीं लगता है या ये रणनीति कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से भी निर्धारित हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अननेचुरल लग रही है। प्रियंका गांधी अभी पता नहीं हिंदुस्तान की पॉलिटिकल परिपाटी, देखिए मैं एक लाइन खत्म करूंगा। आप राहुल गांधी बीजेपी हो या बीजेपी से संबंधित कोई भी लोग हो, ठीक है, राहुल गांधी को पॉलिटिकली धनंजय जी काउंटर करेंगे। धनंजय जी ये बताइए क्या लगता है कि जो बात के चुनाव के लिए एक नया सगुफा शुरू किया गया है। कुल की कुल कांग्रेस कुल के कुंवर की कथनी और करनी के कारण कलेश कर रही है। इस कलेश से जो संदेश निकल के आ रहा है उससे अगर प्रमोद तिवारी के शब्दों में कहें तो गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए, जो उन्होंने खुल के कह दिया। आता हूँ ऋषि जी, आता हूँ, पहले इनको बोल लेने दीजिए। बोलिए धनंजय जी, बोलिए। अमित शाह जी खुद कोटा में कहे थे हमारा आईटी सेल कैसे काम आप इनको बोल लेने दीजिए, फिर आता हूँ आपके पास। ऋषि जी आता हूँ, ऋषि जी आपके पास आऊंगा। ऋषि जी आपके पास आऊंगा, इनको बोल लेने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं खुद ही बेसबब नहीं है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। वो पर्दे में क्या है वो कांग्रेस और इस देश की जनता को अगर आप बताना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, तो इस देश की प्रबुद्ध जनता अच्छे से समझ रही है भाई ये तो न्यायालय के माध्यम से हुआ, इसमें किसी राजनीतिक दल का क्या लेना देना। लौटता हूँ, किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लौटता हूँ धनंजय जी और ऋषि जी के पास भी आऊंगा। लेकिन विनोद जी जरा ये समझाइए कि भारतीय ये ऋषि जी जैसा कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई साजिश है, और विक्टिम कार्ड जहां तक खेलने का बात है तो वो हमारी कांग्रेस की। अब ये मैं ऋषि जी से जानना चाहता हूं कि आप ये देखिए ये नैरेटिव्स जो है जो कांग्रेस अपने अपने तरीके से नैरेटिव दे रहे हैं, उस नैरेटिव की बड़ी चेयर सारी कुर्सियां खाली थी, तो ये इस जमीन पे जो इनका नैरेटिव असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इसकी पड़ताल वो नहीं करते। ठीक ही अपने संगठन गठबंधन को लेके लोग पार्लियामेंट में जाके क्या करना चाह रहे थे और क्या दर्शाना चाह रहे थे। देखिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस की नैरेटिव क्या होगी किसी विषय को लेकर, ये कांग्रेस डिसाइड करेगी। और कांग्रेस में कुछ ऐसा मान लीजिए डेप्टा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। तो भाई एक तरफ राहुल गांधी को आप कहते हैं कि राजनीति पॉलिटिकली इनमैच्योर, राहुल गांधी तो एक मामूली सांसद हैं, तो फिर मामूली एक सांसद से बीजेपी इतना क्यों बेचैन है? चाहे कर्नाटका हो या सीटी रवि साहब, उन्होंने येडियुरप्पा के लिए क्या कहा है अभी? ठीक है, सीटी रवि और आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब ऋषि जी। और राहुल जी डर गए कब देखा जब राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस दिया, कब देखा जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, कब देखा जब गांधी परिवार पे कोई बात आई। अब सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए गांधी परिवार ऋषि जी, अब इनको सुन लीजिए, या किसी तरह का कोई ऐसी बात हुई, कब देखा जब राहुल गांधी टैंकर लेकर के चले और करोड़ों खर्च कैश लुटा करके कुछ भीड़ जुटा करके और खुद को नेता के तौर पे लॉन्च करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये कांग्रेस बताएगी ना कि 5 परिवार से कांग्रेस एक परिवार के पालने में झूल रही है और छठे पीढ़ी के आने की तैयारी चल रही है। तो ये कांग्रेस बताएगी किस तरह का लोकतंत्र कांग्रेस के यहाँ चल रहा है। आप कांग्रेस में आप भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी परम आदरणीय आज के डेट में अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 जगह से कांग्रेस पार्टी चल रही है, सब लोग जानते फेल हैं। आप तृणमूल कांग्रेस ने खत्म किया बंगाल में, एनसीपी ने खत्म किया महाराष्ट्र में। तो आप जिस बात की कह रहे हैं, जिस पक्षी एकता की बात हो रही है, और बिल्कुल राहुल गांधी डर गए। अगर डर नहीं गए तो अपने स्टैंड से कैसे आऊंगा आपके पास। राहुल गांधी ने लगातार कहा था कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। इस बात को उन्होंने बराबर कहा था और अपनी बात से हट के बल्कि कांग्रेस के रेजोल्यूशन में ले आए। यानी कि आज नहीं उपस्थित होते हुए भी सावरकर ने कांग्रेस को अकेले डरा दिया। सावरकर से बड़ा सावरकर का नाम, सावरकर के नाम से कांग्रेस को लगता है कि आ रहा हूँ ऋषि जी, उद्धव गुट के दबाव में बैकफुट पर गए तो हैं राहुल गांधी। 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर विनोद जी के पास चलता हूँ। देखिए हम तो बीजेपी से दूरदर्शन के माध्यम से कई बार अपील कर चुके हैं, सावरकर साहब को भारत रत्न दे देना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको लगता है आप 2009 से कांग्रेस समर्थन करेगी ना? बोलने नहीं देंगे, 2 सेकंड बोलने तो दीजिए। हाँ, हो गया, मैं प्रधानमंत्री जी को इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, जब वह विदेश जाए हमारे छोटे कम से कम उद्धव गुट ने और बीजेपी जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट करने जा रही है, सावरकर वाले मुद्दे पर कम से कम राहुल गांधी वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं।
लालचंद जी, मैं इस बात को बैकफुट तो नहीं मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी की बात को कह के जो रिजोल्यूशन आया था, जब शिवसेना ने बाइकआउट किया था और एनसीपी के शरद पवार ने इस बात के लिए कांग्रेस की एक तरह से निंदा की थी इस तरह चीज़ करने के लिए। लेकिन अगले ही पल में कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, उनके प्रवक्ता से ट्वीट आता है और वो इस बात को ललकारते हैं कि सारे बीजेपी और शिवसेना के लोग अपने को मैं ये सावरकर हूँ ये क्यों नहीं लगाते हैं। तो अब ये सवाल कर रही है। तो काफ़ी दिन के बाद बीजेपी को वहाँ पे सत्ता का मौका मिला और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से वहाँ पे प्रोग्रेस का एक रोड मैप दिया है, उस रोड मैप में कम से कम कर्नाटक में एक बात तो लगता है कि बीजेपी वहाँ चर्चा में है डबल इंजन की सरकार के खास करके उपलब्धि को लेके। लेकिन आपके पास विकास के मॉडल के नाम पे आपके पास है क्या कि आप लगातार वहां फ्रीबी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो केजरीवाल मॉडल का पॉलिटिक्स ले जा रहे हैं। आपने अभी प्रियंका गांधी की बड़ी रैली हुई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो यूपी मॉडल था उसको लेके प्रियंका कर्नाटक भी गई थी और बेंगलोर में बड़ी रैली भी की थी। ठीक है, तो क्या आने वाले टाइम में लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो प्रियंका ने स्लोगन दिया है, वहां पे भी 50% से ज्यादा लड़कियों को टिकट मिलेगा इस विधानसभा में? ये भी एक देखने की बात होगी। यूपी में या तो दूसरा जो यार्ड लेके वो कर्नाटक इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अब ये तो वहाँ का जो कांग्रेस वो भारत रत्न मिलना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और बीजेपी घोषणा करे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश विचार की प्रशंसा करते हैं, सावरकर के धरती से आए हैं, ये क्यों कहते हैं कि महात्मा गांधी के धरती से आए हैं? ये तो मैं चैलेंज करता हूँ, कई बार है फ्रीडम फाइटर के साथ। आपके लिए सवाल धनंजय जी। देखिए, नहीं बोलेंगे सावरकर का अभी 303 आपने देखा है, 40% कमीशन मांगेंगे क्या? अरे जिस पार्टी के ऋषि जी, हाँ लालचंद जी आप बोलिए। हाँ, भाजपा जो है, भाजपा की मजबूरी है, यदि वहाँ येडियुरप्पा को आगे नहीं करेंगे। अभी माननीय अमित शाह जी गए थे, किस प्रकार से येडियुरप्पा के बेटे से उन्होंने गुलदस्ता लिया, आश्चर्य लग रही है। इतनी बड़ी पार्टी, इतने लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी, फिर भी नरेंद्र मोदी जी को और पूरे भाजपा संगठन को एक भ्रष्टाचारी के शरण में जाना पड़ता है। और आप पुराने और वीडियो निकाल के देखिए, माननीय अमित शाह जी ने तो वहाँ बसवराज बोम्मई को बनाया है मुख्यमंत्री जी को। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा कि सबसे भ्रष्ट नेता है भाजपा के एक कार्यकर्ता से घबरा रहे हैं, ऐसे भाजपा के अनेकों कार्यकर्ता हैं, होने लगे। ठीक है, थोड़ी सी बात कर्नाटक विधानसभा कि कांग्रेस ने फ्रीबी के कार्ड तो खेले ही, लेकिन फिर हमने देखा कि जो मुस्लिम आरक्षण वाला कार्ड, धार्मिक आधार पर आरक्षण का कार्ड कांग्रेस खेलने जा रही है। वहां पर डीके शिव कुमार का बयान भी है। ये बताइए कि क्या इससे ये लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पर अपने आप को ये पा रही है कि अगर ये सब कार्ड नहीं खेलेंगे तो मुश्किल है कर्नाटक में कांग्रेस के लिए? लाल जी, आप इस आरक्षण से पहले की भी आप देखिए, आपने अपने इसी वक्त प्रोग्राम में और डीडी न्यूज में कई बार स्टोरी की है कि एक हिजाब के स्कूल के बच्चों को हिजाब को लेकर हिजाब का किस तरह की सियासत हुई थी। अब आप वो देखिए कि जिस तरह से ये कर्नाटक में कांग्रेस के सरकार में ही ये फैसला आया था, स्कूल का एक ड्रेस कोड आया था और उस ड्रेस कोड को लेके कांग्रेस की सरकार का ही ये नियम बनाया गया था। लेकिन आप देखिए कि जब ये बीजेपी की सरकार में पहन के और कहती है कि हम हिजाब में ही स्कूल जाएंगे, स्कूल प्रशासन ने जाने से मना कर दिया था। आप उस सियासत को देखिए कि वहां से चलते सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पहुंचा है। सिर्फ एक वो सही है तब जाके ये बात हुई है। और कर्नाटक में आज भी 2-3 बच्चे हैं ऐसे जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने आप ये देखिए कि आप एक लार्जर गोल में किसी चीज को देखने के बजाय आप जब आपको एक डेवलपमेंट है कि बात अगर मोदी को, ये बात लोगों के सामने में साफ साफ दिखने लगी है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लेकिन मैं जानता हूं विनोद जी, लेकिन देखिए स्कूल में तो एक कॉमन ड्रेस कोड होना चाहिए। देखिए स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें कॉमन। हमारा अनुमान सही निकला बिल्कुल। हाँ। लेकिन देखिए मेरा सवाल जो है, आपने जो रिजर्वेशन को लेकर सवाल किया और विनोद जी ने शायद उसको जवाब नहीं दिया। देखिए दलित समुदाय के साथ किस प्रकार से बीजेपी ठगी कर रही है कर्नाटक में कि आप 15 से 17% तो कर दिया, जो मुस्लिम तबका है 4% उसका आपने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तो इसका जो नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जल्दी से जवाब धनंजय जी। 20% दलित आबादी है कर्नाटक में। धनंजय जी जल्दी से जवाब। को आप इस तरह दबाएंगे, हम लोग चुनाव के माध्यम से वहां की जनता देगी। ठीक, धनंजय जी का जवाब ले लेते हैं। हाँ देखिए, हम लोग चुनावी फायदे नुकसान के लिए काम नहीं करते,
हम लोग देश के और प्रदेश इसलिए के 4 हित भाग में को बांट ध्यान दिया में आपने। रखते हुए काम करते हैं। जो देश और प्रदेश के हित में जो उचित है वो निर्णय हमारी सरकार लेगी, और देश की सरकार हो या हमारे प्रदेश की सरकारें हो, डबल इंजन की सरकार इसीलिए जानी जाती है कि मजबूत फैसले, मजबूत निर्णय और कठोर निर्णय, वो निर्णय जो जनता के हक में हो, जो अपीजमेंट का काम न करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र was a common feature in ancient India long before the rest of the world. In our ancient epic, Mahabharata, our sacred Vedas speak of political power being exercised by broad-based consultative bodies. The democracy. Excellencies, democracy is not just a structure, it is also a spirit. It is based on the belief that the needs and aspirations of every human being are equally important. That is why striving together for inclusive growth, whether it is our effort to fight climate change through lifestyle changes, to conserve water through distributed storage, or provide clean cooking fuel to everyone. Every initiative is powered by the collective efforts of the citizens of India. During COVID-19, India's response was people-driven. About the virtues of democracy, but let me say just this: India prepared. This itself is the best advertisement for chairing this session, and thank you to all the distinguished leaders for your presence. Thank you very much. तंत्र को मजबूती देता रहा है शुरू से ही। और अब बढ़ते हैं अगले एजेंडे की तरफ। और हमारा अगला एजेंडा जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज से केंद्र सरकार के खिलाफ 48 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। और यह मामला क्या है? तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है। लेकिन प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। लोगों को गुमराह कर रही हैं ममता बनर्जी, ये बीजेपी का कहना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के दिन ममता के धरना प्रदर्शन की आलोचना की। सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले इस दिन भगवान राम की आराधना करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी श्याम बाजार में टीएमसी के कुशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। और उधर पश्चिम बंगाल को कर्ज के बोझ में डुबाने और राज्य में भुगतान संकट को लेकर सीपीएम भी धरना प्रदर्शन कर रही है। वाम दलों का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। और फ्रीबी की राजनीति से जो राज्य में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ है, तो कांग्रेस भी ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर है। मुफ्त वाली राजनीति ने पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का किया बुरा हाल। राज्य में छाया हुआ है भुगतान का संकट। कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों की दिल्ली में तो एकता की कोशिश रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनकी राहें अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक साथ नजर आए ये विपक्षी दल, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोलकाता में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन कार्यक्रम से टीएमसी और वाम दलों को दूर रखा।
और बीजेपी के नेता दिलीप घोष का कहना है कि पश्चिम बंगाल में आज चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, अभी कोर्ट एक एक केस में सीबीआई इंक्वायरी की आदेश दे रही है और सैकड़ों लोग उस बड़े बड़े स्कैम में लिप्त है। हजारों करोड़ का घोटाला शिक्षा विभाग में हुआ है। पहले से कोल माफिया और काऊ स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग से लेकर के जितना भी लूट मचा हुआ है, हर प्रकार से बंगाल चारों तरफ से घिरा हुआ है। भयंकर दयनीय स्थिति है, लोग बड़े परेशान हैं। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादा, जिस तरह से आज लगता है बंगाल पूरी तरह से, पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म है, ममता का धरना, श्याम बाजार में बीजेपी का प्रोग्राम, कांग्रेस सड़क पर, सीपीएम भी धरने पर, सीपीएम का भी प्रदर्शन, बंगाल की राजनीति पूरी तरह से गर्म नजर आ रही है इस मुद्दे पर। देखिए लालचंद, एक अजीब सा स्थिति है अब बंगाल में। हाँ। क्योंकि दिल्ली में इसका कोई आधार नहीं है, अब चिकित्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सबसे ध्यान हटाने के लिए आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डालना, और इसीलिए एक चीफ मिनिस्टर जब धरने पे बैठे हैं तो लोकल मीडिया की हाल आप समझ सकते हैं कि वो सारे उसी के ऊपर फोकस करेंगे। बिल्कुल। और एक ही दिन एक ही सब्जेक्ट के ऊपर भतीजे अभिषेक बनर्जी मॉन्यूमेंट के नीचे, आप जानते हैं कोलकाता की मशहूर शहीद मीनार मॉन्यूमेंट की मैदान पे, उन्होंने भी आप यूथ तृणमूल कांग्रेस की एक रैली कर लिए है। तो पूरे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि पंचायत चुनाव के पहले पूरे आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाए और राज्य सरकार के खिलाफ जो लोगों की अब एक गुस्सा है, उस गुस्सा को शिफ्ट करा पाए। डिस्टेंस फ्रॉम कांग्रेस एंड बीजेपी, और बिल्कुल तो वैसे कांग्रेस का नॉर्मल एलाई है जी। अब फिर से कांग्रेस से निकाल दिया है रैली राहुल गांधी की इशू को लेकर। तो ये हो गया तीनों अपोजिशन की। लेकिन ये सही है कि बीजेपी का जो राजनीति है, बीजेपी को वो एकदम उसी जगह पे वो अड़े हुए हैं, और वो राज्य सरकार के खिलाफ इसके जितने सारे घोटाले हैं इसके खिलाफ ये सारे नेता, चाहे दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांत मजूमदार हो, सब लोग धरने पे बैठे हुए हैं श्याम बाजार में। स्थिति ऐसा है लालचंद जी। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ है कि जो कांग्रेस और सीपीएम है उनका और टीएमसी वो आपस में दिल्ली में सहयोग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहां उनका सहयोग नहीं होता। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए और इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। कल फिर इसी समय हम हाजिर होंगे इस वक्त लेकर, लेकिन इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।